तो अभी तक हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लास्ट टॉपिक हम लोग उसका पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक हम लोग जो चल रहा है वो चल रहा है कोल्जन थ्योरी। तो कोल्जन थ्योरी में कुछ बातें हम लोग देख चुके थे, अब उसी में आगे देखना है। तो चलिए टॉपिक डालिएगा आप कोलिजन थ्योरी। ठीक है, टॉपिक होगा कोलिजन थ्योरी। देखिए कोलिजन थ्योरी क्या था, तो हम कल भी मतलब पिछले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे और इसमें हम लोग देखे थे कि कोलिजन थ्योरी क्या होता है। देखो जब भी रिएक्टेंट आसपास आते हैं तो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब कि जब तक रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक जो है प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इसी बात को क्या कहते हैं, कोलिजन थ्योरी। मतलब कोलिजन थ्योरी क्या बताता है कि रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हेन दे कोलाइड टू ईच अदर। और इसमें हम लोग ये बात और भी पढ़े थे इसके पहले ही वाले वीडियो में, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कि जितना रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड करता है उसको क्या कहा जाता है, रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी चलिए पढ़ते हैं। कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या होता है। तो कोलिजन थ्योरी मतलब कि जैसे कि डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर होता है। इसके अलावा हम लोग बात किए हुए थे कि जो कोलिजन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। नाम से ही स्पष्ट है कि जो कोलिजन में रिएक्टेंट कोलाइड करें और उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। और जिस कोलिजन में रिएक्टेंट कोलाइड करें लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। मतलब कोलिजन कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, एक हो गया इफेक्टिव कोलिजन और एक हो गया नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अगर कोलिजन के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़े हुए थे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी कोलिजन को इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव बनाते हैं। मतलब कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोलिजन इफेक्टिव है कि नॉन इफेक्टिव है, या ऐसे बोले कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो कि किसी कोलिजन को इफेक्टिव या फिर नॉन इफेक्टिव बनाता है। तो देखिए दो क्राइटेरिया है, उन दोनों को जो फुलफ़िल कर लेता है वो हो जाता है इफेक्टिव कोलिजन, और जो उन दोनों को फुलफ़िल नहीं कर पाता है वो होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो दो तरह का क्राइटेरिया है, कौन कौन देखिए। तो पहला जो फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर। पहला फैक्टर कौन है, फर्स्ट है एनर्जी फैक्टर। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर। और सेकेंड जो फैक्टर होता है वो होता है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर और सेकेंड जो फैक्टर होता है वो होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। सेकेंड कौन होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये दो फैक्टर हैं जो ये बात डिसाइड करते हैं कि कोई कोलिजन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा या फिर वो कोलिजन जो है वो नॉन इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी इस बारे में हम लोग देखे हुए थे कि एनर्जी फैक्टर मतलब क्या हो गया कि जो भी रिएक्टेंट हैं जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर उससे कम एनर्जी उनके पास रहेगा तो उनका कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगा बल्कि वो नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनर्जी फैक्टर। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसका होना ज़रूरी होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का सिंबल क्या होता है, E0। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनी कोलिजन इफेक्टिव। मतलब किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सिंबल क्या होता है उसका, E0। ठीक है, सेकेंड, अब देखिए सब हम लोग देख चुके थे, बस रिवाइज करवा रहे हैं। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसमें से जिनको आपस में बॉन्ड बनाना है उनका आमने सामने होना ज़रूरी है। अगर जो रिएक्टेंट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं अगर वो आमने सामने नहीं है तो अगर कोलिजन होगा भी तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि
देखो यहाँ पर बताया था ना कि CO है और NO2 है, कंबाइंड होकर बना रहा है CO2 प्लस NO। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि CO जो है ये इसमें से एक ऑक्सीजन ले रहा है और क्या बना रहा है CO2, और यहाँ पर NO जो है ये अलग हो जा रहा है। मतलब इसमें हम कहें तो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ना CO2 फॉर्म हो रहा है और NO तो अलग हो गया। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, अगर C जो है इस O के सामने रहेगा तभी ना CO2 बन पाएगा। मतलब कि इसमें ओरिएंटेशन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा रहे, इधर C इधर O इधर O इधर N इधर O, तो इसे C और O अगर आमने सामने रहे तभी ये CO2 बन पाएगा। अगर इनके अलावा मान लो N इधर रहे तो क्या बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है ओरिएंटेशन फैक्टर। एक हो गया एनर्जी फैक्टर, सेकेंड कौन हो गया, सेकेंड हो गया ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को बेसिकली पढ़ना किसके बारे में, बेसिकली हम लोग को जानना है एनर्जी फैक्टर के बारे में। बाकी हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं अच्छे से देखे हुए से, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे अभी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, और फिर ये कैसे होता है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे किसी रिएक्टेंट का एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है, वो सब अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी रिएक्टेंट हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, मतलब जो भी अब मोलिक्यूल है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होता ही है। अब चाहे वो एनर्जी जो हो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो, कोई ना कोई एनर्जी तो होगा। ठीक है, अब वो इनके पास एनर्जी होगा कोई ना कोई, तो वो हो गया उसका नॉर्मल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी कहलाता है, नॉर्मल एनर्जी। और रिएक्टेंट के नॉर्मल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ध्यान से समझो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ऐसे समझ लो इसको। देखो, एक तो शब्द हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक और होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक और क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो वही चीज़ है कि जब रिएक्टेंट के पास नॉर्मल एनर्जी है, उस नॉर्मल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसे मान लो दो रिएक्टेंट है A2 प्लस B2। ठीक है, मान लीजिए इनके पास दो रिएक्टेंट है, आपको रिएक्शन करना है, और इनके पास जो नॉर्मल एनर्जी है वो मान लो कि है 50 जूल। ठीक है, मतलब इन दोनों की जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत सारे कारणों से होती है ना, मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी इनके पास होती है। तो मान लीजिए सब ऐड करके इसमें एनर्जी कितना है, 50 जूल। और ये आपस में जब कोलाइड करेंगे, जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मान लीजिए है 500 जूल। मतलब जब इनकी एनर्जी 500 जूल के इक्वल होगी तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, तभी इनका कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा। अगर ये आपस में कोलाइड करेंगे कितने एनर्जी के साथ, 500 जूल एनर्जी के साथ, और है कितने इनके पास, केवल 50 जूल। हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, देखो यहाँ 50 जूल, यहाँ पे कितना है 500 जूल, मतलब हमको इसको 450 जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जब इतना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो इसकी जो नॉर्मल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और इनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी सप्लाई किया गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका सिंबल क्या होता है, E0, इसका सिंबल क्या होता है, EA, और ये क्या हुआ, नॉर्मल एनर्जी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि एनर्जी फैक्टर क्या होता है। तो जो भी रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और रिएक्टेंट के नॉर्मल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी नॉर्मल एनर्जी कितनी थी, 50 जूल, पहुँचाना कितना है इसको 500 जूल तक, तो हमको इसमें बाहर से कितना देना पड़ा, 450 जूल। तो ये क्या कहलाएगा, बोलो, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब देखिए मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो।
हमेशा कोई भी रिएक्शन अगर रहे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से देना ही पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक्टिवेशन एनर्जी रहता ही है। ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता है जिसमें कि हम बाहर से एनर्जी नहीं दें और वो रिएक्शन हो जाए, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं हो सकता है। हमको बाहर से उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। मतलब ये लिख लीजिए इस बात को आप, पहले इस बात को समझे। इस बात क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनी कोलिजन इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनी कोलिजन इफेक्टिव, किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो टू रीच द नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू threshold energy, the energy which is supplied is called activation energy. The energy which is supplied from outside to reach, ठीक है, the normal energy of reactant to threshold energy is called activation energy. मतलब कि रिएक्टेंट के जो नॉर्मल एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है उसी को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर है तो उसमें जो है रिएक्शन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें बाहर से देना ही पड़ेगा। अगर हम बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर एक जो रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। क्योंकि हम हर एक रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं, हर एक रिएक्शन में देना पड़ता है एनर्जी, और अगर हर एक रिएक्शन में एनर्जी दिया जाएगा मतलब हर एक रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। लेकिन हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं कि नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते होंगे जिसमें एनर्जी निकलता है, तो फिर ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए बात समझने वाला है कि हम बोल रहे हैं कि हर एक रिएक्शन में हमको कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर सप्लाई करना पड़ता है। अब हर एक रिएक्शन में अगर बाहर सप्लाई करना पड़ रहा है मतलब हर एक रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि कुछ रिएक्शन तो ऐसे भी होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो फिर उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसी का भी बात करेंगे कि कैसे कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है और कैसे कोई रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, अभी हम लोग वो देखेंगे। अभी तो समझ में आया। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी तक पढ़े कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, उसके बाद पढ़े कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद पढ़े कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर रहेगा उसमें बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी हमको देना ही पड़ता है, बिना दिए हुए रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लीजिए ये कोई ग्राफ हो गया, इसमें मान लीजिए ये हो गया आपको रिएक्शन का रेट, जैसे बोले टाइम, और ये हो गया एनर्जी का ये ग्राफ, ये प्लॉट हो गया, ये टाइम का हो गया। अब मान लो दो रिएक्टेंट हैं, कौन कौन, A2 और कौन है B2। ये मान लो यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इनकी एनर्जी यहाँ पर है। ये मान लो एनर्जी का मान लो ये है 10 जूल, ठीक है। और इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जितना पर ये रिएक्शन कर लेंगे वो मान लो यहाँ पर है, और मान लो ये है 50 जूल। ये कितना है 10 जूल, ये कितना है 50 जूल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये क्या है, दिस इज़ द नॉर्मल एनर्जी। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ की एनर्जी को यहाँ तक पहुँचाना है। अब यहाँ की एनर्जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एनर्जी। तो यहाँ से कुछ एनर्जी देंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा और यहाँ तक पहुँचेगा। अब कितना एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ा, देखो 10 जूल यहाँ पर था, पहुँचाना था कहाँ, 50 जूल पर। तो कितना एनर्जी हमको बाहर देना पड़ा होगा, 40 जूल। तो जो 40 जूल एनर्जी है इसको फिर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा। अब देखो जैसे ही इसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचेगा तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, उनकी जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगे और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। समझ रहे हो बात। जैसे मान लो A2 + B2 है, जैसे ही इनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी तो ये जो बॉन्ड है A और A के बीच में, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर होते जाएगा और कुछ नया बॉन्ड जो है ये बनते जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए बनता है। कुछ समय के लिए क्या बना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। अब उसके बाद क्या होगा कि इनकी एनर्जी घटेगी, ठीक है। मतलब देखो शुरू में इनकी एनर्जी बढ़ी कहाँ तक बढ़ी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक बढ़ी। जैसे ही इनकी एनर्जी उसके बराबर हुई तो इनके बीच में जो पुराने बॉन्ड थे वो कमज़ोर हो गए और कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है इसको फिर क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे ही यहाँ तक इनकी एनर्जी पहुँची तो अब इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब इनकी एनर्जी कम होगी तो मान लो इसकी एनर्जी कम होते होते यहाँ तक पहुँचा और पहुँचने के बाद बोलो क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया 2AB। इनमें जो पुराना बॉन्ड था वो टूट गया और नया पुराना बॉन्ड था वो टूट गया और कुछ नया बॉन्ड बना A और B के बीच में और प्रोडक्ट बन गया 2AB। समझे बात को। देखो ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट कौन कौन थे, A2 और B2। इनकी एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। इनकी एनर्जी को कहाँ पहुँचाना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुँचाना है। तो इनको क्या करना पड़ा, बाहर से देना पड़ा एनर्जी। बाहर से एनर्जी कितना दिया गया, 40 जूल एनर्जी दिया गया। तो इसकी एनर्जी अभी इसके बराबर हो गया। अब जैसे ही इसके बराबर हुआ, जो पुराने बॉन्ड्स थे रिएक्टेंट के बीच में वो बॉन्ड्स क्या हो गए, कमज़ोर हो गए और कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ और ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना इसको फिर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है फिर बाद में उनकी जो बॉन्ड्स वो टूटेगी और उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है कि फिर इनमें एनर्जी रिलीज होना शुरू होता है। जब रिलीज होना शुरू हुआ तो यहाँ से रिलीज होते होते एनर्जी है ना, एनर्जी घट रहा है, घटते तो यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर फिर इस एनर्जी लेवल पे फिर क्या बन गया, प्रोडक्ट कम्प्लीटली ये बॉन्ड टूट गया और ए बी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर अब देखो अब हम बोले हुए थे कि हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से देना ही पड़ता है। मतलब हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ इसमें जो वैल्यू एनर्जी का ये होता ही है, ये जीरो नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें दिया कितना गया है एनर्जी, 40 जूल, ठीक है। एनर्जी दिया कितना गया है, 40 जूल और निकला कितना है, देखो इतना एनर्जी निकला है। अब क्या ये 40 जूल के बराबर है कि उससे कम है कि ज़्यादा है, देखो ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक है। इसका मतलब है कि ये 40 जूल से बताओ बराबर तो नहीं है क्योंकि ये तो इतना ही है और ये तो इससे ज़्यादा है। मतलब मान लो कि यहाँ पर था 50 जूल का और यहाँ मान लो कुछ होगा 5 जूल मान लो यहाँ पर, तो कितना एनर्जी निकला, कितना निकला, देखो ये 40 और 5 45। तो ये एब्जॉर्ब कितना किया था 40 जूल और निकला कितना 45 जूल, है ना। 40 जूल एब्जॉर्ब किया और निकला कितना 45 जूल। इसका मतलब ये है जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उससे ज़्यादा एनर्जी ये जो है रिलीज़ किया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम बोले थे ना कि कैसे कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है और कैसे हो जाता है इंडोथर्मिक। जब सभी रिएक्शन में हम एनर्जी दे ही रहे हैं तो सब रिएक्शन तो इंडोथर्मिक हो गया, तो फिर कैसे किस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यही कंडीशन है कि एनर्जी एब्जॉर्ब तो सब में होगा लेकिन होने के बाद जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस दौरान कितना एनर्जी निकलता है इस पर डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या फिर वो रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है। समझे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकला वो एनर्जी तो इस एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये जिस भी रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट होगा वो रिएक्शन कैसा हो गया, वो हो गया एक्सोथर्मिक। अगर मान लो कि ऐसा नहीं रहता, अगर मान लो कि ग्राफ यहीं तक रहता, ठीक है, और यहीं पर प्लॉट बन जाता 2AB। अब बताओ, अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हुआ 40 जूल, एनर्जी रिलीज कितना हुआ, देखो 40 जूल, रिलीज कितना हुआ इतना है। मतलब मान लो कि 50 है और यहाँ मान लो कुछ 30 वगैरह है तो 20 जूल। मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि बताने का बात ये था, कभी हम बोले थे कि किसी भी रिएक्शन में कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। अब अगर हर एक रिएक्शन में सप्लाई करना पड़ता है मतलब हर एक रिएक्शन तो हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो कैसे हम बोलेंगे कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो यही कंडीशन है, डिपेंड करता है क्योंकि जब भी रिएक्टेंट को मिलेगा एनर्जी तब उनमें रीअरेंजमेंट होगा और क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा और फिर फाइनली क्या बनेगा, बनेगा प्रोडक्ट। ये हर एक रिएक्शन में होता है। अब वहीं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनते समय कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है यही इस बात को तय करता है कि वो रिएक्शन इंडोथर्मिक है अथवा एक्सोथर्मिक है। अगर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है अगर वो ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से तब वो रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक, और अगर वो कम है तब वो कैसा हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसको भी डिफाइन कर लो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिफाइन कर लो इसको एक बार। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे कि जब रिएक्टेंट्स को, और समझो इसको, इसका मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलता है तो रिएक्टेंट्स के बीच जो पुराने बॉन्ड्स थे वो ब्रेक होने लगते हैं या इसको कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको बोलेंगे कि व्हेन रिएक्टेंट्स गेट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, when reactant gets energy equal to threshold energy, then their old bonds get weak and certain new bonds gets formed between reactants. That complex is known as the activated complex, which is very very unstable and which releases energy to form the final product। ठीक है, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, इजी है डिफिनेशन इसका। ठीक है, तो ये सब बातें थी। अभी हम लोग क्या कि देखें, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसे कोई रिएक्शन हो सकता है इंडोथर्मिक, कैसे हो सकता है एक्सोथर्मिक, ये सब हम लोग बात किए थे। एक बार फिर से देख लो इसमें, जैसे मान लो कि ये था ग्राफ, फिर से पुराना वाला ही बनाते हैं, एक्सोथर्मिक वाला। ठीक है, यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट 2AB। ठीक है, अब मान लो कि इसमें अगर कैटलिस्ट यूज़ किया जाए तो वो क्या करेगा। अब थोड़ा बहुत कैटलिस्ट बारे में नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने तो थोड़ा सुन लो। वैसे इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है, एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, जहाँ पर लगभग 1 या 2 क्लास जो है, 1 या 2 ऐसे वीडियो जो है वो केवल इसी के बारे में बनेंगे, कैटलिस्ट के बारे में। अभी के लिए सुन लो पहले कैटलिस्ट क्या होता है, अगर नहीं जानते तो। कैटलिस्ट कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, चेंज कर देते हैं। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अगर बढ़ा देता है, अगर इंक्रीज कर दे तब बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर डिक्रीज कर दे तब बोलेंगे उसको नेगेटिव कैटलिस्ट। लेकिन जनरली अगर हम बोल रहे हैं कैटलिस्ट, दैट मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर मान लो हम बोल रहे हैं 2, तो बताओ +2 कि -2, +2। ठीक है, हम बोल रहे हैं 10, +10। वैसे अगर हम बोल रहे हैं कैटलिस्ट तो बात क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो 2 लोग बीच में झगड़ा हो रहा है, तीसरा कोई आए, तीसरा कुछ ऐसा ऐसा बात बोले कि झगड़ा और बढ़ जाए। तीसरा झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं करे, झगड़ा में भाग नहीं ले, बल्कि बाहर खड़ा हो कुछ ऐसा बात बोले कि झगड़ा का जो रेट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो तीसरा आदमी जो था उसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। मतलब कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बल्कि रिएक्शन के रेट को किसी तरह से चेंज कर देता है। अब किस तरह से चेंज करता है तो पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, अब देखो मान लो इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, उसको घटा देगा। ऐसे ऐसे समझो, ऐसे मान लो किसी इंसान को एक दुकान लगाना है, दुकान लगाने के लिए मान चाहिए उसको 50,000 रुपया, 50,000 रुपया उसको अगर मिल जाए एक दुकान वो सेटअप कर लेगा। अब मान लो उसके पास है 20,000 रुपया, ठीक है, और उसको और कितने रुपये बाहर चाहिए होगा, तो 30,000 रुपये चाहिए होगा उसको। 30,000 रुपया उसको मिल जाए, उसका पैसा हो जाएगा उसके बराबर, उसको दुकान लग जाए। लेकिन मान लो क्या हुआ कि कोई बाहरी आदमी आए, आगे ऐसा बोले कि तुम 30 नहीं, तुम केवल 10 व्यवस्था और कर लो, हम तुम्हारा दुकान लगवा देंगे। तब क्या होगा, उसके लिए दुकान लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से व्यवस्था करना था 30,000 का, अब केवल 10,000 का ही करना है। समझ रहे बात। तो यहाँ पर भी यही बात है, जो रिएक्टेंट्स है, अब देखो उस इंसान के पास जो पहले से था 20,000 रुपया, वो उसका नॉर्मल पैसा, मतलब नॉर्मल एनर्जी, यहाँ पर देखे तो उसको जितना चाहिए था अपना प्रोसेस करने के लिए, अपना रिएक्शन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उसके नॉर्मल एनर्जी को जो कि कितना था, जो कि था 50,000 था, और उसके नॉर्मल एनर्जी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जितना एनर्जी बाहर से देना पड़ा, कितना देना पड़ेगा, 30,000, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और वो जो तीसरा आदमी आया, मतलब दूसरा आदमी यहाँ पर जो आया, वो क्या किया कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी था, जितना में रिएक्शन हो रहा था, उसको कम कर दिया। पहले दुकान लगा था 50,000 में, ये कहा कि हम 30,000 में ही लगवा देंगे, तो अब उसको केवल 10,000 व्यवस्था करना है। वही काम यहाँ कैटलिस्ट करता है। कैटलिस्ट के लिए अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर रिएक्शन वही हो रहा है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, दुकान लग जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो घट गया। तो अब ये रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, अब तो दुकान लगाना आसान हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ हो गया अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का। किसका ग्राफ हो गया ये, अनकैटलाइज्ड, जिसमें कि कैटलिस्ट भाग नहीं लिया है। और अगर कैटलिस्ट भाग लेगा तो ये ग्राफ बनेगा, ये हो गया कैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन।
समझे ना। तो आता है एग्जाम में कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोले, बात एक ही है, क्योंकि जब ये कम होगा तो ये तो कम हो ही जाएगा ना। मान लो ये कम हुआ तो मतलब दोनों तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे कि रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ऐसा भी कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, मतलब सॉरी डिक्रीज कर देगा। कैसे, क्योंकि वो जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी को और बढ़ा देगा, जब बढ़ गया तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये सब बातें इसमें बेहतर होगा ये लाइन लिख लेना इसको, एक कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वीडियो को पॉज करके लिखना लिख लेना इसको कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग द बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखो इसमें एक लास्ट एक बच रहा है इक्वेशन, उसको हम देख लेते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा आज। लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट मतलब इसमें एक इक्वेशन बचा, उसको बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। तो उसको देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, इसको अगर आप बोलिएगा तो हम बाद में एक और वीडियो बना देंगे, इसमें केवल क्वेश्चन के लिए रहेगा। अभी हम लोग इसमें जो लास्ट एक बचा हुआ इक्वेशन उसको देख लेते हैं। इक्वेशन है आरेनियस इक्वेशन। देखो जो भी दिक्कत अगर इसमें लग रहा है वीडियो में तो बेहतर होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। उसको सॉल्यूशन जो है डाउट अगर उसमें होगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। आरेनियस इक्वेशन, देखो आरेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपली इक्वेशन है जो कि आरेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इक्वेशन दिया था, ठीक है। इसी को बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए करता क्या है, तो ये रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब ये इक्वेशन क्या करता है, दिस इक्वेशन टेल्स द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ये जो रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ये इक्वेशन होता है K इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। ये इक्वेशन होता है K इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। इसी को बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। देखो अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं कि आरेनियस इक्वेशन है क्या, तो दिस इज द इक्वेशन गिवन बाय द आरेनियस which tells the relation between rate constant and activation energy। और बहुत बार क्या होता है कि which of the following is आरेनियस इक्वेशन, तो आपको ये बस इक्वेशन रटा हुआ होना चाहिए कि यही आरेनियस इक्वेशन है। अगर बोर्ड के आगे हम बढ़ें तो फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और फिर इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि इसको सॉल्व करके जो भी न्यूमेरिकल्स इससे बन सकते हैं वो बनेंगे। खैर वो न्यूमेरिकल्स जो है वो बोर्ड लेवल और नीट के ऊपर लेवल का होता है, जो कि इसमें लॉग वगैरह का वैल्यू का यूज होगा, जो कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है इस पर। खैर हम वीडियो कर देंगे इसमें कि पूरा इसको सॉल्व करके एक दो क्वेश्चन करवा देंगे। तो खैर आपको बोर्ड के लिए लिए इतना ही पता होना चाहिए कि आरेनियस इक्वेशन है क्या। दिस इज इक्वेशन विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इक्वेशन इज K इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT, वेयर K इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, A इज आरेनियस कांस्टेंट, okay, EA means activation energy, R means gas constant, and T means what, T means temperature, okay. K is rate constant, A is Arrhenius constant, EA is activation energy, and R means gas constant, T means temperature, and this equation should be learned because this can become in the examination directly जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है which of the following is आर्हेनियस इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि यही जो है आर्हेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें अब कुछ भी ऐसा बात नहीं बचा है जो कि बोर्ड के लिए या फिर किसी एग्जाम के लिए जरूर लगभग आंसर सभी कॉन्सेप्ट जो है हम कवर कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं फिर अगर दिक्कत हो रहा होगा तो उसको जो है कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सोल्यूशन करवा देंगे।
बाकी इसमें इसको सॉल्व करना है तो इस पर एक दो क्वेश्चन अगर कहोगे तो हम इसको करवा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जो कि इसको सॉल्व करने पर है, जो कि बोर्ड में कभी नहीं पूछा है ना कभी पूछेगा, क्योंकि उसमें लॉग का वैल्यू वगैरह बहुत यूज आता है जो कि बोर्ड के लिए ज़रूरी उतना नहीं है। तो इसलिए अगर मतलब लिखो कमेंट में, इसको हम एक वीडियो कर देंगे जिसमें कि इसको सॉल्व करके इस पर क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इतना बात जो है बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर से बोर्ड में नहीं आता है और नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सॉल्यूशन चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी इस चैप्टर की तरह। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।